हेलो एंड वेलकम टू कॉन्फिडेंस कॉमर्स क्लासेस माई सेल्फ विवेक गुप्ता। बच्चों हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स से चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है डिमांड। बच्चों आज हम इस डिमांड चैप्टर से इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज लॉ ऑफ डिमांड। तो आज का मेरा टॉपिक क्या चलेगा, लॉ ऑफ डिमांड। तो आइए बच्चों देखते हैं कि व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या बताता है, इसकी मीनिंग समझते हैं। देखिए बच्चों, व्हाट इज दिस लॉ ऑफ डिमांड। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ अदर थिंग रिमेनिंग द कांस्टेंट, ये लॉ क्या कहता है कि अगर अदर थिंग्स कांस्टेंट रहें, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड अमाउंट डिमांडेड। तो बच्चों अगर अदर थिंग कांस्टेंट रहें तो प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होगा। ये लॉ क्या कहता है कि अगर अदर थिंग्स कांस्टेंट रहें, अदर थिंग्स में कोई चेंजेस ना हो, तो किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस और उसकी डिमांड में इनवर्स यानी अपोजिट रिलेशनशिप होगा। दैट मींस इफ द प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस एंड इफ द प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस। तो बच्चों ये लॉ बहुत ही सिंपल लॉ है जो हम लोग अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में हमेशा यूज करते हैं। ये कोई ऐसा लॉ नहीं है कि जिसको बैठकर हम लोग रटेंगे बैठकर, नहीं, ये बिल्कुल सिंपल लॉ, बिल्कुल प्रैक्टिकल लॉ है जो कि हम लोग की प्रैक्टिकल लाइफ में हमेशा अप्लाई होता है। लॉ क्या कहना चाहता है कि अगर अदर थिंग्स कांस्टेंट रहें तो किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस और उसकी डिमांड में अपोजिट रिलेशनशिप होगा। दैट मींस कि अगर प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज करेगा तो कंज्यूमर्स उस प्रोडक्ट की डिमांड को डिक्रीज कर देंगे, और इन अपोजिट अगर प्राइस डिक्रीज होगा तो उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। ओके बच्चों, तो लॉ क्या कहना चाहता है कि अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड घट जाती है, और प्राइस अगर घटता है तो डिमांड बढ़ जाती है। तो प्रोडक्ट के प्राइस और उसकी डिमांड में अपोजिट यानी इनवर्स रिलेशनशिप होता है। बट याद रखना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इफ द अदर थिंग रिमेनिंग द कांस्टेंट, ये वाला पॉइंट बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप इस लॉ को डिफाइन करेंगे तो ये पॉइंट जरूर लिखेंगे कि अदर थिंग्स कांस्टेंट रहना चाहिए। अब ये अदर थिंग्स का मतलब क्या हुआ कि बच्चों कुछ चीजों को हम लोग कांस्टेंट मान के चलते हैं कि अगर वो चीजें कांस्टेंट होंगी तभी हमारा लॉ एप्लीकेबल होगा, तभी ये लॉ हमारा अप्लाई होगा। दैट मींस कि वो अदर थिंग्स अगर कांस्टेंट नहीं होती हैं तो फिर ये लॉ भी अप्लाई नहीं हो पाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये अदर थिंग्स क्या होता है इसे अब हम लोग समझेंगे इस एजम्पशन में। ठीक है बच्चों, इकोनॉमिक्स में जब भी हम कोई लॉ पढ़ते हैं तो कुछ चीजों को हम लोग फिक्स मान के चलते हैं और हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि उनमें कोई चेंजेस नहीं होगा। इसे बोलते हैं एजम्पशंस ऑफ द लॉ। तो इस लॉ के लिए भी हमने कुछ चीजों को फिक्स मान के चला है। अब क्या चीज फिक्स मान के चला है, तो देखिए पॉइंट नंबर फर्स्ट, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर्स मस्ट रिमेन द सेम। फर्स्ट एजम्पशन ये कहती है कि कंज्यूमर का जो टेस्ट और फैशन या प्रेफरेंसेस है वो सेम रहना चाहिए, यानी कंज्यूमर के टेस्ट में, उसके फैशन में या उसके प्रेफरेंसेस में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर कंज्यूमर का टेस्ट या प्रेफरेंसेस चेंज हो जाएगा तो मे भी हमारा ये लॉ एप्लीकेबल नहीं रह पाएगा। बच्चों सोचिए कि जब हमें कोई चीज बहुत ज्यादा पसंद आने लग जाती है तो हम लोग क्या करते हैं ना कि हाई प्राइस होने पर भी उसको खरीदते हैं, हाई प्राइस पर भी उसको खरीद लेते हैं, तो यानी वहां पर हमारा फिर लॉ अप्लाई नहीं हो पाता है। तो फर्स्ट एजम्पशन ये कहती है कि कंज्यूमर के टेस्ट में, उसकी हैबिट में, उसके प्रेफरेंसेस में या उसके फैशन में चेंजेस नहीं होना चाहिए। दिस पॉइंट मस्ट रिमेन द सेम। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 2। देखो पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है कि देयर इज नो चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कि कंज्यूमर की इनकम में भी कोई चेंजेस नहीं होना है, कंज्यूमर की इनकम में भी कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। बच्चों सोचिएगा कि सम टाइम इनकम में चेंजेस होने की वजह से क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं हो पाता है। कैसे कि मान लीजिए कि हमारी इनकम बढ़ गई, तो सोचो अगर इनकम बढ़ती है तो हाई प्राइस होने पर भी प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी इनकम बढ़ गई है, तो भी वहां पर फिर लॉ अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो इस लॉ के अप्लाई होने के लिए सेकंड एजम्पशन ये कहती है कि कंज्यूमर की इनकम में भी कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए।
कंज्यूमर की इनकम भी सेम रहनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स डू नॉट चेंज। बच्चों हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि व्हाट इज रिलेवेंट गुड्स। व्हाट इज रिलेवेंट गुड्स? रिलेवेंट गुड्स क्या होता है, जिसे हम लोग दो टाइप में डिफाइन करते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो बच्चों यहाँ पर कहना चाहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट का कोई भी जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, उनके प्राइसेस भी कांस्टेंट रहने चाहिए, उनके प्राइसेस में भी कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर रिलेवेंट गुड्स का प्राइस चेंज होगा तो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड पर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा एंड मे बी हमारा ये लॉ फिर अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो इस लॉ के अप्लाई होने के लिए जरूरी है कि हमारे प्रोडक्ट का जो रिलेवेंट गुड्स है, यानी जो सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, नो एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग द चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। बच्चों यहाँ पर कहना चाहते हैं कि फ्यूचर में प्रोडक्ट के प्राइस में कोई चेंज होने का एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कई बार बच्चों ऐसा होता है ना कि जब मुझे लगता है, जब मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि फ्यूचर में मान लीजिए किसी प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज होने वाला है, तो सोचो हम और आप लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट की डिमांड प्रेजेंट टाइम में ही बढ़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ जाएगा, तो हम लोग आज ही प्रोडक्ट खरीदना स्टार्ट कर देते हैं, और जिससे क्या होता है कि प्रेजेंट टाइम में प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है और फिर वहां पर लॉ हमारा अप्लाई नहीं हो पाता है। तो लॉ अप्लाई होने के लिए जरूरी है कि फ्यूचर में प्राइस चेंज होने की पॉसिबिलिटी नहीं होना चाहिए। तो ये एसम्पशन कह रही है कि नो एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग द चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। ओके, तो बच्चों ये चार एसम्पशन होती है लॉ ऑफ डिमांड के लिए। जब कभी बात मान के चलते हैं कि अदर थिंग्स कांस्टेंट रहना चाहिए, तो दीज आर द अदर थिंग्स। ओके, तो बच्चों देखो लॉ क्या कहता है कि अगर अदर थिंग्स कांस्टेंट रहे, अब हमको समझा गया अदर थिंग का मतलब ये चार आइटम अगर कांस्टेंट रहे तो किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस और उसकी डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होगा। दैट मींस अगर प्राइस इंक्रीज करेगा तो डिमांड डिक्रीज करेगी और प्राइस डिक्रीज करेगा तो डिमांड इंक्रीज करेगी। ओके, तो दैट इज लॉ ऑफ डिमांड। ओके बच्चों, जब भी इकोनॉमिक्स में कोई लॉ डिफाइन करने को आएगा तो सबसे पहले आप उसकी मीनिंग बताते हैं, एजम्पशंस बताते हैं और उसके बाद आप उसका एक शेड्यूल बना करके उसका डायग्राम से प्रेजेंटेशन भी करते हैं, तभी आपका आंसर कंप्लीट माना जाता है। ठीक है, तो हमने मीनिंग पढ़ लिया, इसके एजम्पशन देख लिए, तो अब देखते हैं इसका शेड्यूल और फिर लास्ट में इसका डायग्राम। देखो बच्चों, हमने बनाया ये डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल क्या होता है कि एक ऐसा शेड्यूल या एक ऐसी टेबल जो मुझे बताती है कि डिफरेंट प्राइस लेवल पर प्रोडक्ट की डिमांड कितनी हो रही है, अलग अलग प्राइस लेवल पर प्रोडक्ट की डिमांड कितनी हो रही है, ये मुझे बता रहा है डिमांड शेड्यूल। तो देखो बच्चों, हमने एज्यूम किया कि मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है जिसका प्राइस जब 10 रुपीज का था तो कंज्यूमर उसकी डिमांड कितनी करता था, 100 यूनिट्स की। 10 रुपीज के प्राइस पर डिमांड कितनी हो रही थी, 100 यूनिट्स की। जैसे ही प्राइस इंक्रीज होता है, 20 रुपीज होता है, तो देखो उसकी डिमांड कितनी हो गई, अब 80 यूनिट्स की हो गई। यानी प्राइस इंक्रीज किया, डिमांड डिक्रीज कर दी। और उसके बाद भी देखिए फिर से प्राइस जब इंक्रीज किया 20 से 30 रुपीज हो गया, तो डिमांड देखिए और डिक्रीज कर गई, 80 से 60 यूनिट की रह गई। तो जैसे जैसे मेरा प्राइस इंक्रीज करता जा रहा है, आप देखिए वैसे वैसे मेरी डिमांड डिक्रीज करती जा रही है। तो ये टेबल शो कर रही है कि यहाँ पर प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप है। प्राइस इंक्रीज कर रहा है तो डिमांड हमारी डिक्रीज करती जा रही है। ठीक है, तो अब इस डिमांड शेड्यूल के बेसिस पर हम लोग बनाएंगे एक डायग्राम और जिसमें शो करेंगे कि हमारा जो डिमांड कर्व है उसका मूवमेंट कैसे हो रहा है। सो देखिए बच्चों, टेबल देखना है और डायग्राम बनाना है। When the price is ₹10, in the first case, when the price is ₹10, demand is 100 units. तो देखो मैंने ये डायग्राम बनाया और भी ध्यान रखना बच्चों, नीचे x एक्सिस पर शो करेंगे डिमांड को और y एक्सिस पर शो होता है प्राइस। ठीक है, तो टेबल देखिए 10 रुपीज के प्राइस पर डिमांड कितनी हो रही थी, 100 की। तो 10 को 100 से इस तरह से क्लब करिए, 10 को 100 से मिलाइए, तो 10 रुपीज के प्राइस पर डिमांड है 100 यूनिट्स की। ओके,
नेक्स्ट देखो, जब प्राइस 20 रुपीज का हो गया है तो डिमांड कितनी हो गई 80 यूनिट्स की। तो 20 के प्राइस पर डिमांड हो गई है 80 यूनिट्स की। ओके, फिर से जब प्राइस 30 रुपीज का हो गया तो डिमांड हो गई 60 यूनिट की। सो 30 रुपीज के प्राइस पर डिमांड 60। एंड अगेन जब प्राइस 40 रुपीज का हो गया तो डिमांड भी 40 यूनिट की हो गई। और जब प्राइस 50 रुपीज का हो गया तो डिमांड घट के 20 यूनिट के रह गई। ओके बच्चों, तो देखो प्राइस हमारा इंक्रीज करता जा रहा है और डिमांड डिक्रीज करती जा रही है। ओके, अब क्या करना है, हमें एक डिमांड कर्व ड्रॉ करना है। बच्चों ये जो डिमांड कर्व होगा वो कैसे बनेगा कि इन सारे कॉर्नर्स को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से ड्रॉ कर दीजिए, लाइक दिस। ये हो गया हमारा डिमांड कर्व, जिसको हम लोग इंडिकेट करते हैं ऑलवेज डी 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 यानी डिमांड कर्व। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डिमांड कर्व। ओके, आप नोटिस करिएगा कि बच्चों जब भी हम डिमांड कर्व बनाते हैं तो डिमांड कर्व जो होता है वो ऑलवेज स्लोप्स डाउन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। बच्चों जो डिमांड कर्व होता है वो ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोप करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आप देख सकते हैं मेरा जो डिमांड कर्व है वो नीचे की तरफ गिर रहा है, डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है। और कैसे, लेफ्ट टू राइट। ये मैंने डायग्राम बनाया है ना, ये लेफ्ट एरिया है, ये राइट एरिया है। तो आप देखो मेरा जो डिमांड कर्व है वो लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है एंड डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है। बच्चों डाउनवर्ड स्लोप क्यों कर रहा है, तो एक बात नोटिस करिएगा कि इकोनॉमिक्स में हम लोग जब भी कोई डायग्राम बनाएंगे तो उसमें जो कर्व बनता है ये कर्व डाउनवर्ड स्लोप करता है, जबकि इन दो आइटम के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होगा। ठीक है, जब भी किन्हीं दो आइटम के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है तो वहां पर जो कर्व का मूवमेंट होता है वो ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोप ही होता है। तो डाउनवर्ड स्लोप ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर प्राइस और डिमांड में हमारा इनवर्स यानी अपोजिट रिलेशनशिप है। ओके, तो ये था बच्चों हमारा लॉ ऑफ डिमांड। ओके, तो होप सो आपको हमारी ये टॉपिक, ये वीडियो समझ में आ गया है। तो हम अपनी वीडियो को बच्चों यहाँ पर स्टॉप करना चाहेंगे आपसे। गुड डे, थैंक यू।